नमस्कार, मैं हूं गरिमा। आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदा शर्मा। उनसे करेंगे बहुत सारी बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदा। थैंक यू गरिमा। मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगी कि आपकी ये जो फिल्म आ रही है सनफ्लावर 2, ये सीक्वल है एक ऐसे फिल्म का जिसमें ऑलरेडी पहले सुनील काम कर चुके हैं और एक एक कहते हैं ना, एक माइलस्टोन सेट हो गया है। तो जब भी आप किसी सीक्वल में काम कर रहे होते हैं तो क्या वो कोई थोड़ा सा प्रेशर रहता है, परफॉर्मेंस प्रेशर लेती हैं आप ये? परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत खुशी होती है बिकॉज ऑडियंस को उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है। जैसे कमांडो था, मैं फर्स्ट पार्ट में नहीं थी, मैं सेकंड पार्ट में आई थी एंड देन मैं थर्ड में भी मैंने किया। तो आई क्वाइट एन्जॉय सीक्वल्स, जैसे मैं एक्चुअली न्यू भी एन्जॉय करती हूँ। बट दिस इज़ रियली नाइस बिकॉज ये सीरीज़ के लिए लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी एक्साइटेड है। और वो क्लिफ हैंगर पे एंड छोड़ा गया था कि किसने मर्डर किया, और इस बार मैं आ रही हूँ और यू नो देयर आई एम दिस न्यू सस्पेक्ट। जो ये रोज़ी का कैरेक्टर काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक मुझे करने में जितना मज़ा आया, आई थिंक लोगों को देखने में भी आएगा। आपने खतरनाक किरदार की बात की तो 1920 से ज़्यादा खतरनाक तो क्या ही हो सकता है। आपने जो किरदार निभाया, आपकी डेब्यू फिल्म, उस पर आएंगे। लेकिन पहले मैं बात करना चाहूँगी केरला स्टोरी के बारे में, क्योंकि वो एक ब्रेक थ्रू फिल्म थी आपके लिए, जिसने आपको पहचान दी। लोग आदा शर्मा के बारे में बात करने लगे, उन्हें जानने लगे, उनकी एक्टिंग की बात होने लगी, उनके काम की बात होने लगी। बहुत समय बाद एक ऐसी फिल्म आई थी, फीमेल सेंट्रिक फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया, अच्छी कमाई की। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसकी कमाई की वजह क्या थी? कि ये एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म थी, या ये एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी, या ये आज के समय की पॉलिटिक्स को सपोर्ट करती थी? आई थिंक मेरे हिसाब से कोई भी फिल्म को सक्सेसफुल अगर होना है, इट हैज़ टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, एक कॉर्ड आपके दिल में। क्योंकि पॉलिटिकल फिल्म्स बनती है, एक्शन फिल्म्स बनती है, रोमांस फिल्म्स बनती है, अलग अलग जॉनर के फिल्म्स अच्छा बिजनेस करते हैं। एंड आई थिंक लास्ट ईयर के जो टॉप फिल्म्स थे, शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर जैसे बड़े सुपरस्टार्स की बड़ी बड़ी फिल्मों में हमारी केरला स्टोरी की गिनती होती है। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है बिकॉज नाउ इट्स द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल सेंट्रिक फिल्म ऑफ ऑल टाइम। सो आई थिंक आई स्टैंड फॉर ऑल females in Bollywood, all females actually all over India of all time, and this is a film जो I think हम सब इतने खुश हैं। I think all the girls from the industry are so happy that ये गिनती हो रही है with the biggest male superstars of the country. What more can you ask for? And I think कमाई, more than कमाई, I think ये एक ऐसी फिल्म है जो इतने लोगों के दिलों तक छू के के दिलों में परमानेंट जगह ये फिल्म ने बना दी है। बिकॉज व्हेन वी मीट पीपल या सोशल मीडिया पे आजकल जितना यू कैन से अबाउट लाइक अ फिल्म्स कमाई एंड एवरीथिंग, पर वो आके फिर चला जाता है। बट दिस इज अ फिल्म इवन आफ्टर 6 months पीपल स्टिल टॉक अबाउट इट, पीपल स्टिल से कौन सा सीन उनका फेवरेट था। सो आई थिंक इट विल ऑलवेज बी अ स्पेशल फिल्म, एंड जो भी कहो इट्स मेड हिस्ट्री एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। OTT पे भी आ गई है, आपको इसके लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल गया है, कमाई अच्छी कर ली है फिल्म ने, आपके लिए साल भी अच्छा रहा। अब अगर हम बात करें फीडबैक्स की, इस फिल्म के बाद किस किस का कॉल आया, क्या क्या फीडबैक्स मिले, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला? वो स्क्रूटनी पर भी हम जाएंगे जो पब्लिक ने, ऑडियंस ने की, लेकिन इंडस्ट्री से किस तरह का फीडबैक आया? सी एज एन एक्टर वैलिडेशन तो बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक कि मेरे लिए ऑडियंस सब है। अगर आप इंडस्ट्री से हो, अगर आप दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, अगर आपको टिकट खरीदने के पैसे नहीं हो और आपने इकट्ठे की करके आपने केरला स्टोरी देखा, मेरे लिए इक्वल है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे ब्रिंग अप किया है कि आप डिफ्रेंशिएट मत करो लोगों के इसमें, एंड स्पेशली जो ऑडियंस है वो ऑडियंस ही है। चाहे आप इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हो या आपको इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन या कुछ लेना देना नहीं है, पर आपने मेरी फिल्म देखी, तो मेरे लिए ऑडियंस आप इक्वल हो। आई डोंट वांट टू डिफ्रेंशिएट कि दिस वन सो एंड दैट वन सो। हाउएवर आई थिंक इंडस्ट्री से बहुत कॉल्स आए, बहुत लोगों ने बहुत इतने स्वीट मैसेजेस, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे परफॉर्मेंस के बारे में। किसने क्या बोला, नाम लेके बताइए। नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। जैसे आप अपने डायरी में, वो पर्सनल डायरी होता है जो आप रात को लिख के आप सो जाते हो, इट्स वेरी वियर्ड टू पब्लिकली शो कि मैंने ये लिखा। आई थिंक ये जो पर्सनली लोगों ने इतना पर्सनली फ़ोन उठा के कॉल किया या मैसेजेस भेजे, या आई डोंट नो इफ़ आई शुड पब्लिकली बी लाइक इसने ये कहा, इसने ये कहा। जिनको कहना है आई थिंक दे विल से व्हेन दे वांट टू, जब आप उनको पूछेंगे। एंड वो आई थिंक
सी मेरा ये है कि मैं एक्टिंग करूँ और लोगों के दिल जीतूँ. आप लोग मीडिया हो, आपको पूछना चाहिए सवाल. तो आपको जब भी आप इंटरव्यूज़ करते हो, आई वुड लव टू नो पब्लिकली लाइक हु स्पीक्स अबाउट माई फिल्म, एंड यू शुड आस्क डेफिनेटली इन योर इंटरव्यूज़. आई फील सबको कि आपने केरला स्टोरी देखी, कैसे लगा. क्योंकि आई वुड लव टू नो पीपल हु हैव नॉट सेड ऑल्सो व्हाट दे थिंक अबाउट इट. बट आई फील जिनको कहना है वो पब्लिकली कहेंगे. पर मुझे तो लोगों ने बहुत ही टचिंग चीज़ें कही, और बहुत ही स्वीट मैसेजेस और अप्रिशिएटिव मैसेजेस मिले. ठीक है, आप उन अप्रिसिएशंस को अपनी डायरी में अपने दिल के करीब रखिए. हम वो बहुत पर्सनल मैटर है. लेकिन अच्छा, वो एक फीडबैक आता है ना, किसी से भी हो सकता है, जो आज भी आपके साथ है, आज भी आपको याद है, जिसको याद करके आपको लगता है कि ओह मैंने कुछ अच्छा किया या मेरा काम अच्छा था. वो एक फीडबैक अगर आप शेयर करने में कंफर्टेबल हैं तो. हाँ, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी वॉज जो लड़कियों ने हमारे साथ वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स शेयर किए थे, हु एक्चुअली वेंट थ्रू दिस. तो वो लड़कियों के होप्स पिंड थे ये मूवी पे. एंड दे मेट मी बिफोर द फिल्म ऑल्सो, और उन्होंने अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर की. तो फॉर मी, मोर देन रिव्यूअर्स वॉचिंग द फिल्म, माई फर्स्ट थिंग वॉज दीज गर्ल्स आर गोइंग टू वॉच इट. उनको कैसे लगा कि मेरा पोर्ट्रेयल रियलिस्टिक था या मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ किया. तो उनके लिए मैं बेसब्री से मैं वेट कर रही थी. वो लोग केरला में देख रहे थे. रिलीज़ के 2 दिन पहले उन्होंने देखी फिल्म. तो उनके रिव्यूज़ के लिए श्रुति हैड मैसेज्ड मी एंड शी हैड टोल्ड मी हम लोग सब जा रहे हैं, 15 लड़कियाँ, एंड दे आर ऑल गॉन थ्रू दिस. सो एंड हर एक की कहानी अलग थी पर सेम थी, यू नो. सो I was just waiting. My hands had gotten cold, and I said, "My God, in 2 hours she's going to message." And she messaged me saying, "Interval point." Bas, first. So I didn't want to ask question mark kaise lagi. And after the movie, she sent me voice notes, and then she sent me paragraphs. और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया, and she said, "I cannot." इतनी सारी चीज़ें उन्होंने कही, अच्छी चीज़ें. तो for me, even before the release, I was like, wow, you know, जिनके लिए फिल्म बनाई थी हम लोग ने, उनको अच्छी लगी पहले. तो देन आई वॉज होपिंग कि कहीं पे बैन नहीं हो और रिलीज़ हो, बिकॉज फिर एक स्टेट में बैन हो रही थी. सो बट फाइनली रिलीज़ हो गई. आई थिंक भगवान चाहते हैं, और वो हो गया. जी. अच्छा, जब हम किसी ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाते हैं या फिल्म मेकर्स जब ऐसे सब्जेक्ट को छूते हैं जिसके लिए कहा जाता है कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जैसे कि केरला स्टोरी के लिए भी कहा गया, आप बस्तर कर रही हैं, वो भी सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म बताई जा रही है, तो हमें ये पता होता है कि स्क्रूटनी तो होगी, पर वो लेवल ऑफ स्क्रूटनी जो केरला स्टोरी रिलीज़ होने के बाद हुआ, या वो क्रिटिसिज्म जो केरला स्टोरी के बाद मिला, मतलब पॉजिटिव रिव्यूज़ अलग चीज़ है, लेकिन जो क्रिटिसिज्म आपने झेला, क्या जब आप शूट कर रही थी उस दौरान आपको ये अंदाज़ा था, जहन में ये चल रहा था शूटिंग के दौरान, किसी पॉइंट पे ये लगा, या जब अपने ट्रेलर का फर्स्ट कट देखा होगा तो था अंदाज़ा कि इस तरह का क्रिटिसिज्म भी होगा? डर लगा उसके बाद? नहीं, बिल्कुल डर तो नहीं लगा. मेरे डैड नेवी में है, एंड ही हैड ऑलवेज टोल्ड मी कि अगर आप सच बोल रहे हो तो फिर डर नहीं लगना चाहिए किसी चीज़ से. तो डर तो नहीं था. आई तो थॉट कि हम लोगों को 100% सिर्फ सपोर्ट आ जाएगा, बिकॉज हम लोग एंटी टेररिज्म फिल्म बना रहे हैं, और कोई टेररिज्म के साथ स्टैंड नहीं करता है. एंड आई हैड सीन कि अब्रॉड भी फिल्में बनी है टेररिज्म के बारे में, बिकॉज दिस हैपन्स इवन इन लंदन, यूरोप और ऐसी कंट्रीज़ में अब्रॉड. सो और वहाँ पे जब रिलीज़ होता है तो पीपल प्रेज द आइडियोलॉजी ऑफ अ फिल्म लाइक दैट. तो आई थॉट वो होगा. बट आई थिंक जो भी क्रिटिसिज्म हम लोगों को मिला वो ट्रेलर के बाद था, फिल्म से पहले. फिल्म रिलीज़ होने के बाद आई एक्चुअली डिडंट फेस एनीथिंग, बिकॉज जिन्होंने फिल्म देखी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट कभी कभी ना बिना देख के किसी और की बात सुन के, और उन्होंने किसी और की बात सुनी है जिन्होंने भी फिल्म नहीं देखी है, तो अगर आप पूरा दे से ना कि अगर पूरी कहानी आपको पता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स तो होंगे ही. बट आई थिंक वी आर वेरी लकी कि हम लोग एक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे फ्रीडम है. आपको फिल्म देखने की भी फ्रीडम है और नहीं देखने की भी फ्रीडम है, और आपको बिना देख के कमेंट करने की भी फ्रीडम है, और ओपनली आप कह सकते हो बिना आई मीन यू दे डोंट कट योर हेड ऑफ ओवर हियर, दे लेट यू स्टिल लिव. पर वो फ्रीडम maybe we should use it more responsibly, but वो फ्रीडम अब है. सो आई कांट फोर्स एवरीवन डिक्टेटरशिप के जैसे कि मेरी फिल्म देखनी ही पड़ेगी, चॉइस नहीं है, और आपको बिठा के थिएटर में मैं दिखाऊं और फिर ही आप कमेंट करो, जो मैं बोल रही हूँ वो ही बोल दो. वैसे नहीं होता है. सो इतनी अच्छी बात है कि नहीं होता है, इसलिए आम जनता अपना फीडबैक दे पाई खुला, लाइक ओपनली लोग कह पाए.
इवन आफ्टर काफ़ी धमकियाँ थी, लाइक थ्रेट्स की, थिएटर्स में हम लोग आग लगा देंगे एंड ऑल, ऐसी थ्रेट्स थी. पर आम जनता, आई थिंक हमारे कंट्री में, मोर देन आस्किंग मी, मुझे डर नहीं लगा, उनको भी, बिकॉज दे टुक द फिल्म कि हमारी पर्सनल फिल्म है, और उन्होंने जाके फिल्म देखी थिएटर्स में. एंड जो भी सक्सेस है, आई थिंक पूरी क्रेडिट तो ऑडियंस को ही जा सकती है. आप धमकियों की बात कर रही थी अदा. कोई आपकी बातों से, आपकी आर्ट से, आपकी फिल्म से भले ही इत्तेफाक ना रखे, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि वो आपको आकर के धमकाए पर्सनल लेवल पर, जो कि इस फिल्म के बाद आपके साथ हुआ. आपको धमकियाँ मिली, डेथ थ्रेट्स मिले, आपका नंबर पब्लिक कर दिया गया. वो समय कैसा था? क्या कहीं ऐसे अंदर वो डर लग रहा था, वो धक धक हो रही थी, ये जो थ्रेट्स आ रहे थे, ये जो जिस तरीके से आपका नंबर लीक हो गया था, कैसा था वो समय? वो समय एक्चुअली रिलीज़ के दिन और रिलीज़ के दिन के बाद था, व्हेन दे सेड कि इतने सारे लोग, दे वर कैंसलिंग सम शो. वेस्ट बंगाल में हमारी फिल्म बैन हो गई थी, एंड आई थॉट एक एक स्टेट में अभी हो जाएगी, पर कैंसिल नहीं कर पाए शोज़ क्योंकि हाउसफुल था. दे कैन कैंसिल अ शो अगर टिकट्स किसी ने बुक नहीं किए. अब आई मीन हमारी फिल्म छोटी फिल्म थी एंड हाउसफुल पहले दिन में ही, यू नो दैट ऑलरेडी. तो मैं इतनी, वो मेरी खुशी ना, कहते खुशी इतनी सारी, जब आपको लगता है कि वाह मुझे सब कुछ मिल गया, तो वो नंबर, हाँ, आई कुडंट स्पीक टू पीपल उस दिन. और एक हफ्ते के लिए आई थिंक मेरा फ़ोन, मैं मम्मा और मेरी बहन के फ़ोन से मैं लोगों से बात कर रही थी. एंड वो था, हाँ, आई कुडंट रियली दिस थिंग. आई डाउनलोडेड इंस्टाग्राम ऑन माई मॉम्स फ़ोन एंड साइंड इन फ्रॉम माई पासवर्ड टू यूज़ इट फ्रॉम देयर. बट लाइक ये it's so small compared to the खुशी that I got, you know. Yes, giving threats to somebody is not nice, but उस वक्त मेरे लिए जो हो रहा था, इतना it felt like I was living in a dream. तो कोई बाहर से देसे ना, कोई फोर्स उसको खराब ही नहीं कर पाया, because the force of happiness was so much at that point. So I didn't even really, वो register ही इतना नहीं हुआ. Like रोने का समय ही नहीं था, because we were only getting congratulatory messages. And जहाँ भी आप देखो तो 4 दिन के लिए हाउसफुल, एंड पब्लिक रिव्यूज़, जो थिएटर के बाद बाहर मीडिया खड़ी रहती है, एंड दे आस्क पीपल क्वेश्चंस, वो लोग भी इतना प्रेज़ कर रहे थे. तो आई डिडंट हैव टाइम टू रियली फील बैड. ओके, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि आपने एनिमल देखी? नहीं, अभी तक नहीं देखी है, बिकॉज केरला स्टोरी रिलीज़ होके आई थिंक 8 महीने हुए हैं, एंड आई एम रेडी विद 2 रिलीजेस. सो बस्तर के शूट के दौरान हम लोग जंगलों में शूट कर रहे थे. आई थिंक तब एनिमल रिलीज़ हुई थी, एंड इट वाज दैट 1.5 months. बस्तर मेरे लिए बहुत मुश्किल फिल्म था. सो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड आई विल नॉट वॉच मूवीज़. ऑल्सो हम लोग बहुत सिटी से दूर शूट कर रहे थे, देयर वाज नो थिएटर, आई हैव टू ट्रैवल. और जो बीच में एक दिन मिल रहा था, मैं इधर रेस्ट करके डायलॉग्स पढ़ रही थी, या बस्तर में हम लोग रियल गन्स पकड़ रहे हैं जो 6-7 किलो के हैं. सो आई यूज्ड टू जस्ट रेस्ट इंडोर, में बाहर जाती ही नहीं थी. तो आई हैव नॉट सीन इट येट. मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एनिमल की कहानी को भी केरला स्टोरी जैसे ही बहुत क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन उसमें रणबीर के मतलब जिस तरीके से उन्होंने ये किरदार निभाया, उनकी एक्टिंग और जिस तरीके से उन्होंने स्क्रीन पे पोर्ट्रे किया, सब ने उसकी तारीफ़ की. तो जब आप एक फ़िल्म चुनती हैं तो वो किस हिसाब से चुनती हैं कि उसकी कहानी बहुत कमाल है, या आप इस हिसाब से चुनती हैं कि आपके लिए उसमें कितना स्कोप है, आपके किरदार के लिए, आपकी अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एबिलिटीज़ को बाहर लाने के लिए उसमें कितना स्कोप है? तो आपका सिलेक्शन क्या होता है, किस चीज़ को ध्यान में रख के होता है? आई थिंक सब कुछ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. मेरे लिए तो उससे भी ज़्यादा शायद इंट्यूशन ही है. वो एक फीलिंग है जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे मज़ा आएगा, ऑडियंस को मज़ा आएगा, एटलीस्ट लगना चाहिए पेपर पे, फिर मैं चुनती हूँ फिल्म. बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि मैं क्या कर रही हूँ. अगर प्रोड्यूसर्स एबल है कि ये फिल्म रिलीज़ हो जाए, अगर मैं डायरेक्टर से मिली हूँ, तो क्या मैं नेक्स्ट 6 months एंजॉय करूँगी ये टीम के साथ, ये सेटअप के साथ काम करके. तो काफ़ी फैक्टर्स हैं. अच्छा, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के. हाँ, बट मेनली वो फीलिंग है कि करना है, नहीं करना है, वो. अच्छा, 1920 जो कि आपकी डेब्यू फिल्म थी, उसके बाद कुछ बदला लाइफ में, या जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो किरदार, वो खंबे पे उल्टा चढ़ता है आपका कैरेक्टर, और जिस तरीके से उसको डरावना बनाया गया है और जिस तरीके से आपने वो किरदार निभाया है, क्या आपको लग रहा था कि 1920 के बाद क्या बदलेगा और क्या उस हिसाब से चीज़ें हुई? उस हिसाब से एंड ऑल आई डोंट नो, पर ऑफ कोर्स बदला. मैं इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती हुई एक
लड़की जिसके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मुझे पहली फिल्म 1920 मिली, तो पहली बात तो वो ऑलरेडी लाइक वो वाव है, किसको मिलता है पहली फिल्म में ये सब करना. सो या ऑफ कोर्स लाइफ फुली चेंजेस आफ्टर दैट. आपको वो मौका मिला, मैं इतनी छोटी थी और वो मौका फर्स्ट फिल्म में मिला, मुझे इतने सुंदर तरीके से पेश किया गया बिग स्क्रीन पे, क्रिटिक्स और ऑडियंस ने ढेर सारी प्रेज दी मुझे. आई थिंक और क्या पूछ सकते हो पहली फिल्म के लिए. एंड ओवर दैट लाइक अ रियली गुड रोल एंड अ रियली गुड टीम ऑल्सो. तो वो एक्सपीरियंस भी अच्छा था और रिलीज़ भी अच्छी थी उसकी. अप्रिशिएट भी किया लोगों ने. तो हाँ, ऑफ कोर्स फॉर मी इट वाज अ फुल ब्रेक थ्रू दैट. उसके बाद किस तरीके के ऑफर्स आए? उसके बाद एक्चुअली फॉर अ ईयर एंड हाफ आई डिडंट गेट एनीथिंग, क्योंकि ऑल्सो आई मीन डिडंट गेट एनीथिंग आई हैज टू गेट, बट नॉट समथिंग जो लाइक आई सेड इंट्यूटिवली मुझे सही नहीं लगा. ऑल्सो मुझे हॉरर जॉनर बहुत पसंद है, बट आई थॉट कि अगर 1920 के बाद मैं कर रही हूँ तो कुछ अलग होना चाहिए. जैसे केरला स्टोरी भी हॉरर जॉनर ऑल्सो आप कह सकते हो बिकॉज इट्स स्कैरी. बस्तर भी हॉरर जॉनर है, कह सकते हो, बिकॉज वो रियल लाइफ गोर है. बट आई थॉट वो 1920 स्पेस में जो फिक्शनल पोजेशन वाला हॉरर जोन है, आई वुड लव टू डू मोर, बट इट शुड टेक इट अ लेवल मोर कि ऑडियंस को लगना चाहिए कि 1920 सो डरावना, दिस इज़ इवन मोर. सो आई थॉट कि हॉरर नहीं करके कुछ और जॉनर करते हैं. सो मे बी दैट्स वाई आई डिडंट साइन एनीथिंग दैट आई गॉट ऑल्सो. तभी सही नहीं लगा. हॉरर के अलावा और कौन सा ऐसे जॉनर है जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, जिस जिस जॉनर में आप काम करना चाहती हैं? सब हॉरर तो हाँ, सब. मैं बहुत ग्रीडी हूँ. आपको कभी रोमांटिक कौन से जॉनर genres? ऑफर हाँ. नहीं हुआ? तो ऑफ़र हुआ है रोमांटिक, बट लाइक आई सेड इंट्यूशन से वो लगा नहीं कि ये वाला रोमांटिक वाला करना है. तो मैंने म्यूज़िक वीडियोस में थोड़ा बहुत रोमांस किया है. बट आई फील कि इवन ऑडियंस से जो फीडबैक मुझे रोमांस के लिए मिलता है ना, आई फील आउट एंड आउट एक रोमांटिक फिल्म ज़रूर करना चाहिए लाइफ में. पर सबको मौका मिलता है रोमांस के लिए. मैंने काफ़ी अजीब अजीब जॉनर्स किए हैं, तो आई एम श्योर रोमांस तो ईजिली मिल जाएगा. वो भी करेंगे. आप आने वाली फिल्म में सनफ्लावर 2 में सुनील ग्रोवर जी के साथ काम कर रही हैं. वो हमने उन्हें हमेशा हंसाते हुए देखा है स्क्रीन पे, और मुझे नहीं अंदाज़ा है कि वो सेट्स पे कैसे होते हैं, या हमारी ऑडियंस जो उन्हें टीवी स्क्रीन पर देखती है हंसाते हुए, वो जानना चाहेंगी कि वो क्या जो किरदार वो स्क्रीन पर निभा रहे होते हैं वैसे ही होते हैं, या वो दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं जो कैमरा ऑन होते ही और ऑफ होते ही नज़र आती हैं. नहीं, जैसे आप और मैं हैं वो भी एक नॉर्मल सिंपल इंसान है. जो हम लोग लाइक इवन मैं जो अदा है वो सेम रहती है रोज़ नहीं, अलग अलग मूड्स में अलग अलग है. वो बहुत ही अच्छे सिंपल इंसान है. ऑफ कोर्स हंसाते हैं लोगों को, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी है. अपने कैरेक्टर को बहुत शिद्दत से वो करते हैं, बहुत प्रेपरेशन के साथ, और मज़े करके शूट किया हम लोग ने. एंड इतने टैलेंटेड एक्टर है, लाइक इतनी आई मीन कॉमेडी में ही नहीं, वो सीरियस रोल्स भी इतनी अच्छी तरीके से निभाते हैं. तो आई थिंक ही इज़ अ डैम टैलेंटेड एक्टर. और सिर्फ सुनील ग्रोवर नहीं, वी हैव रणवीर शौरी, आशीष विद्यार्थी, मुकुल चड्डा, गिरीश कुलकर्णी, और उनके साथ सबके इंटरेक्शंस. आई थिंक सनफ्लावर एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है. बट क्या ऐसे डर लगा या धक धक हुई कि मैं कॉमेडी करने जा रही हूँ, वो भी सुनील ग्रोवर, और इस तरीके की इतनी कमाल की कास्ट है फिल्म में. सुनील तो महारथी ही हैं इस जॉनरे के. तो ऐसे लगता था कुछ सीखा उनसे? कभी ऐसा हुआ कि कोई टेक जो आपको समझ नहीं आ रहा हो कि इसमें क्या इम्प्रोवाइज़ करूँ, आपने उनसे बात की हो या उन्होंने आपको समझाया हो कि ऐसे नहीं ऐसे करो, कुछ ऐसा हुआ? फर्स्ट तो धक धक नहीं हुआ बिकॉज इतने टैलेंटेड लोग हैं. धक धक तब होता है जब आपको लगता है कि ये क्या कर रहे हैं लोग मेरे आसपास. पर अगर सब लोग इतने टैलेंटेड हैं तो आई वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज फिर मैं और अच्छी लगूंगी ना, इफ आई एम विद रियली टैलेंटेड कूल पीपल. पर वो परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं आया फिर इतने सारे लोगों के बीच में कि कॉमेडी करनी है, और ये पहली बार आप शायद ऑन स्क्रीन के कॉमेडी कर रही थी? कमांडो में थोड़ा बहुत किया है, बट दिस इज़ लाइक एन आउट एंड आउट. नहीं, आई डोंट फील प्रेशर लाइक दैट. आई थिंक अगर आप इनसिक्योरिटीज़ ये सब लोगे तो फिर आपके कैरेक्टर पे वो असर पड़ जाएगा, और वो नहीं करना चाहिए. स्पेशली जब कास्ट इतनी अमेजिंग है. एंड कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत गिव एंड टेक है उसमें ना. इफ़ आई फील कि ये क्या कर रहा है, मैं सबका ख़राब कर दूँगी, ऐसे नहीं. मज़े लेके खुशी से करो. इम्प्रोवाइज़ भी करना तो अच्छे से करो. लाइक
आई डोंट नो, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, ये सब मैं नहीं सोचती हूँ। एंड मेरा कैरेक्टर आई थिंक विकास और चैताली ने इतने अच्छे से लिखा था कि वो सोचने का मौका ही नहीं मिला। इट वाज सच एन अमेजिंग कैरेक्टर। एंड जब मैंने सीज़न 1 देखा था, आई रिमेंबर मैंने सुनील का कैरेक्टर देखा एंड आई सेड कि ये कैरेक्टर सिर्फ लोग लड़कों के लिए लिखते हैं, ऐसे अमेजिंग कैरेक्टर्स, लड़कियों के लिए कोई नहीं लिखता। एंड व्हेन आई गॉट दिस स्क्रिप्ट, अब मैं कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ, और आई डोंट थिंक कोई कंप्लेन कर सकता है ये देखने के बाद। इट्स अ वेरी वेरी कूल रिटन रोल फॉर अ वुमन। अच्छा, आपने अक्षय कुमार के साथ भी काम किया है। अभी भूमि पेडनेकर आई थी ललन टॉप में, तो उन्होंने भी बताया और हमने बहुत बार सुना भी है ये कि उन जब वो शूट कर रहे होते हैं, जब उनका टेक चल रहा होता है, तो उनके सामने एक बंदा ऐसे कार्ड लेके खड़ा रहता है जिसमें उनके डायलॉग्स लिखे होते हैं। तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है उनके साथ सेट पे शूट करना, डायलॉग्स रिहर्सल्स करना, उनके साथ वो सीन करना, वो कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्या होता है सेट? तो मैंने उनके साथ एक ऐड किया था, स्टिंग, जो एक जायंट गोरिल्ला के साथ है। तो मोस्टली हम लोग ने ग्रीन स्क्रीन के साथ शूट किया हमारे पीछे, बिकॉज वो गोरिल्ला तो था नहीं, ना इधर कुछ था, वो रोड वोड सब बनाया गया था। तो अक्षय कुमार और मुझे लाइक दे गिव अस अ क्रॉस ऑन द वॉल, जो वो गोरिल्ला है, तो हम लोग उस पर रिएक्ट कर रहे थे, जो आई थिंक काफ़ी मुश्किल है ना। आप ऐड में देखोगे कि वो जायंट गोरिल्ला, वाह वो आ गया, पर हम लोग इसमें है। आई थिंक उनके रिएक्शंस क्या बढ़िया है। ही इज़ ऑल्सो एक्सेलेंट एट कॉमेडी। वो एक ऐसा रिएक्शन कर देंगे और लाइक वो कोई डायलॉग भी नहीं होगा अगर, पर वो एक रिएक्शन से अपना कॉमिक टाइमिंग निकाल देंगे, कुछ एक्सप्रेशन, कुछ रिएक्शन। और मैंने उनके साथ सेल्फी में मैंने गेस्ट अपीयरेंस, एक ही सीन है मेरा जो मैं फाट करती हूँ उन पे। कितने कूल है यू नो अक्षय कुमार। आई थिंक कौन कहता कि ये सीन में एक खूबसूरत लड़की यू नो भाग रही है उसके तरफ, और फिर वो ऐसे उठाते हैं और वो पात देती है। एंड आई तो थॉट इट वॉज वेरी फनी, एंड ही ऑल्सो थॉट इट वॉज वेरी फनी, एंड ही टोल्ड मी ऑल्सो, ही सेड वो डायलॉग जब भी तुम बोल रही हो तो यू नो बहुत ही कैजुअली बोल दो, डोंट यू नो लाइक मैंने राजमा चावल खाया था ना इसलिए। तो आई थॉट दैट्स सो कूल, ही इज़ अ वेरी कूल गाय। आई थिंक बहुत ही कूल है। इफ़ यू कैन इवन थिंक दैट अ काइंड ऑफ सीन लाइक दिस इज़ कूल, आई थिंक यू आर वेरी कूल। तो मुझे बहुत मज़ा आया। एंड वो सेट के, आई रिमेंबर इवन दैट एड, आई थिंक 9 to 9 कुछ कॉल, 9 to 6 अगर जो भी कॉल टाइम था, जो 9 o'clock था वो मॉर्निंग या 8, आई डोंट नो, जो भी टाइम था, वो 15 मिनट पहले आके सेट पे ऐसे खड़े थे, फुल हेयर मेकअप सब कुछ। इट्स सो नाइस टू सी पीपल पंक्चुअल। मुझे बहुत अच्छा लगता है सेट पे अगर एवरीवन इज़ देयर बिफोर टाइम। ही वॉज देयर 15 minutes बिफोर टाइम। तो दैट डे आई तो वेंट वेरी अर्ली बिकॉज आई हैड हर्ड कि अक्षय कुमार टाइम बहुत ही टाइम के पक्के हैं, तो आई सेड आई डोंट मेक एनीवन वेट, सो आई वेंट वेरी अर्ली। एंड मैं रेडी थी वैन में, एंड दे सेड कम ऑन, ही इज़ ऑन सेट ऑलरेडी, एंड आई सेड बट इट्स लाइक यू नो 8:45, ही इज़ ऑलरेडी ऑन सेट। तो आई थिंक दैट गिव सो मच एनर्जी पूरे टीम के लिए। अगर आपके मेन जो हीरो है, जो इतने बड़े सुपरस्टार है, और वो ही सेट पे आ रहे हैं टाइम पे, तो सबकी एनर्जी बहुत लाइवली रहती है, एंड वो ही सेट पे आपको चाहिए, लाइवली एनर्जी, बिकॉज फिर ही आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आई फील। आपने विद्युत के साथ भी काम किया है और हम उनके वीडियोस देखते हैं इंस्टाग्राम पर, या हम उनकी जो फिल्म देखते हैं, वो कभी बर्फ़ में बैठे होते हैं, कभी एक टांग पे खड़े होकर कोई आसन कर रहे होते हैं, कभी सड़कों पे स्केटिंग कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। मतलब वो जब ललन टॉप भी आए थे, ही वॉज सो एनर्जेटिक। मतलब मैंने उनको ऐसे नॉर्मली हमारे, और हम ऐसे अगर हम डल भी हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक्टिव ही होता है। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? विद्युत इज़ एक्चुअली अ रियली क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, एंड उनकी फिल्म आज रिलीज़ हुई है, क्रैक। तो जिन्होंने नहीं देखी, आई डोंट नो ये इंटरव्यू कब आएगा, पर जिन्होंने नहीं देखी है जाके देखो। मैंने भी अभी तक नहीं देखी है, आई एम वेटिंग टू गो एंड सी, बट ही इज़ प्रोड्यूस दिस फिल्म ऑल्सो हिमसेल्फ। उनकी खुद की प्रोड्यूस की गई फिल्म क्रैक, आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर हिम। एंड ऑफकोर्स एनर्जेटिक रहते हैं, बट आई हैव सीन अगर आपको बहुत सारी आप यू नो अगर आपका एनर्जी बर्स्ट हो रहा है, तो देर आर टाइम्स जहाँ पे आपको बहुत ही फोकस और मेंटली आपको एकदम एनर्जी को ये करना पड़ता है, वो भी कर सकते हैं, वो वापस स्टोर करनी पड़ती है। हाँ, उनकी एनर्जी स्कैटर्ड वाली एनर्जी कभी नहीं है। उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन बहुत है। लाइक वो ब्लाइंड फोल्डेड वो शूट कर सकते हैं, एग्जैक्टली वो एप्पल को वो चाकू ऐसे फेंक के वो उस पर भी कर सकते हैं ब्लाइंड फोल्डेड। तो उसके लिए आई थिंक एनर्जी हाँ बहुत रिक्वायर्ड है, बट उनको कंसंट्रेट करके कहाँ फोकस करना है वो भी आता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, बस्तर और ये सनफ्लावर 2, इसके अलावा कोई और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले समय में जिनमें हम आपको देखने वाले हैं?
हाँ, बहुत कुछ है, बट आई थिंक केरला के बाद 8 months आर ओवर. सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो इतने अलग हैं एक दूसरे से. लाइक सनफ्लावर में मैं एक बार डांसर हूँ और बस्तर में मैं IG बस्तर हूँ. सो एज अ फीमेल ऑल्सो इन द इंडस्ट्री आई थिंक लोग टाइप कास्ट होते हैं, स्लॉट होते हैं कुछ लोग, एंड बहुत कम लोगों को मौका मिलता है एक्चुअली अलग अलग चीज़ें करने का. आई एम हैप्पी कि मेकर्स मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ और इतने मीटी रोल्स के साथ, जहाँ पे एक में मैं कॉमेडी कर रही हूँ और एक में मैं एक्शन कर रही हूँ, एक में रियलिस्टिक है. केरला में मैं कॉलेज की लड़की थी. तो या इट फील्स रियली नाइस. ऑल राइट, थैंक यू सो मच Thank अदा you, इस thank you so कॉन्वर्जेशन much. के लिए. Thank you very much. तो आप सुन रहे थे आदा शर्मा को. आपने 1920 देखी है, आपको उनका काम कैसा लगा? आपने केरला स्टोरी देखी है, इनके और भी दूसरे काम अगर आपने देखे हैं, क्या आपको सबसे अच्छा लगा वो आप कमेंट करके बता दीजिए. सनफ्लावर 2 आने वाली है बहुत जल्द, वो भी जाकर देखिएगा. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा. शुक्रिया.